जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या तो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग 7 जन्मों तक ये ऑब्जेक्टिव नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, भूलने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और साढ़े 400 नंबर का सपना जो आप लेकर आए वो आपको पूरा कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिएगा आप लोग प्रत्येक आंसर जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा कि किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताइएगा। करा कि किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये आपको किससे हुई थी, कपास उद्योग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में करा है निम्न में से कौन जो है औद्योगिकरण की विशेषता नहीं, बताइएगा। औद्योगिकरण की विशेषता कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनियोजित परिवर्तन। अनियोजित परिवर्तन जो है औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है। 3 में करा है निम्न में से कौन जो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। वैश्वीकरण का प्रभाव कौन नहीं है भारत में, तो जातिवाद जो आपको भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में करा है निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, बताइएगा। जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, कौन सा कारक होता है, तो औद्योगिकरण होता है और आपको वैश्वीकरण होता है, नगरीकरण होता है, सभी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 5 में करा है परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है, बताइएगा। परिवर्तन की कौन सी जो प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है, तो ये आपको उद्योग से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा है, जनसंख्या में वृद्धि और आपको आधुनिकीकरण है, सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर का रहा है कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, बताइएगा। प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, तो औपचारिक थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 में करा औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, बताइएगा। करा है कि औपचारिक शिक्षा जो है कहाँ प्रदान की जाती थी, स्कूल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कौन है, कौन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कौन सा नहीं, तो बेरोजगारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में करा निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, परंपरागत मूल्य। ये आपको भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है निम्न में कौन जो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में किसे रखा जाता है, उद्योग को। राइट आंसर डी होगा। 11 में करा रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, बताइएगा। रेल यातायात जो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो तृतीय के अंतर्गत देखिएगा। ये जो रखा गया आपको तृतीय के अंतर्गत। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, सेवा देने का काम करते हैं, सेवा क्षेत्र जो आता है आपको रेल आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया, बताइएगा। रासायनिक खाद जो किस श्रेणी में रखा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 में कह रहा है कि औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, बताइएगा। औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो 3 भागों में। प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यही होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर में कह रहा है कि जिसके स्वामित्व और प्रबंध तथा स्थापना में विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसे रखा गया प्रथम श्रेणी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर का रहा है किस दशक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, बताइएगा। किस पर दिया गया, तो 1960 ईस्वी के दशक से। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 का रहा है भारत के औद्योगिकरण के विकास हेतु कार्य योजना में किस बात पर बल दिया गया, बताइएगा।
करा भारत में औद्योगिकरण के विकास हेतु कार्य योजना में किस बात पर बल दिया गया? तो ये दिया गया आपको महानगरों में आबादी से हटकर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण करने में। दूसरा है आपको औद्योगिक कचरा निस्तारण हेतु संयंत्रों में को लगाने की अनिवार्यता करना। और सी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित प्रावधान करना। सभी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर में कह रहा है भारत में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? बताइएगा। तो किसके शासन के काल में हुआ? तो नरसिंह राव के शासनकाल में हुआ। 18 में कह रहा है उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र को कौन सा सुधार हुआ? बताइएगा कौन सा सुधार हुआ? तो औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। सभी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौतियां सामने आई है? बताइएगा। कह रहा भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौतियां जो है सामने आई है? तो सामने आई है आपको परंपरागत लघु उद्योगों का ह्रास में आया है कमी, और बेकार या बेरोजगारों में वृद्धि हुआ, और आपको ऋण गतता में वृद्धि हुआ। सभी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में कह रहा है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? बताइएगा। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब से माना जाता है? तो 1991 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 में कह रहा है इनमें से कौन जो उदारीकरण की देन है? उदारीकरण की देन कौन है? तो बाजारवाद है, वैश्वीकरण है, अब को निजीकरण है। सभी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन जो औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम कौन है? तो संयुक्त परिवार का विघटन होना, और आपको महिलाओं को रोजगार मिलना, और आपको जाति प्रथा का निर्बल होना। सभी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त सखी सहेली के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।